नमस्कार दोस्तों, मैंने आपके जो सिलेबस है उसकी सारी वीडियो कंप्लीट कर दी है और मैं एक बात आपको धमाके के साथ बता दूं मेरे भाई, मैंने 50 क्वेश्चन एकदम दमदार निकाले हैं। यकीन मानिए 15 से 20 क्वेश्चन गारंटी के साथ फंस जाएगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। खाली ईमानदारी के साथ, चाहे स्पीड बढ़ा बढ़ा के देख लेना भाई 2K की स्पीड पे, लेकिन जो मैंने 50 क्वेश्चन दिए हैं ना, मतलब समझो राम बाण है तुम्हारे लिए। बस इसको एक बार देख लेना और भरोसा करके देखना, पेपर दे के आना और एक बार बेल आइकन पे जरूर दबाना, उसके बाद सब्सक्राइब करना मेरे भाई। एक बार देख लेना, मजा आ जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे चैप्टर का एनालिसिस मैंने बहुत तगड़े से किया है, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आएगा। मेरी बात समझिए, और कोई भी क्वेश्चन आप पेपर में छोड़िएगा नहीं। कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिखिए। मैंने हर साल, यकीन मानिए हर साल 5 से 6 बच्चे 80 में 80 लेके आते हैं, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। जितने टॉपर रहे मैं उनसे आपसे कन्वर्सेशन भी करा दूंगा, मेरा हमेशा का रिकॉर्ड रहा है। और जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूं, मैंने बहुत छांटने के बाद 50 क्वेश्चन निकाले हैं। 5 दिन से मैं लगातार यही छाट रहा हूं कि बच्चे मुझे कर रहे थे सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैंने अपनी ताकत झोंकी है, पिछले 8-10 सालों का एनालिसिस किया है कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आते हैं। तो मैं बहुत शॉर्ट रिकैप, आपकी जो हिस्ट्री है, उसके बाद ज्योग्राफी है, सिविक्स है और इकोनॉमिक्स है, ये 4 फेज के क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट निकाले, जो इंपॉर्टेंट है। बाकी तो क्वेश्चन तो बहुत थे जो बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। मैप वर्क ध्यान रखिएगा, मैप वर्क मैंने अलग से बताया हुआ है, उसको रिकैप कर लीजिएगा। आप 2K की स्पीड पे देख लीजिएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन को एक बार देख जरूर लीजिएगा, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे थे वो भी बच्चे एक बार इसको जरूर देखेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले हैं स्पेशली। ठीक है, टाइम का मैनेज करने के बाद ही मैंने निकाले हैं। आप सुबह देख रहे हो तो भी आप 2K की स्पीड में करके देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चैप्टर मैंने दोस्त हिस्ट्री का उठाया है, जो कि आपका नेशनलिज्म इन यूरोप है। पहला चैप्टर आपको ध्यान रखना है। नेशनलिज्म का मतलब मैंने आपको बताया था फीलिंग ऑफ वननेस। तो पूरे यूरोप में जो फीलिंग ऑफ वननेस था उसका कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे एनालिसिस क्या है। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, एनालिसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ नेपोलियन कोड। जब भी नेपोलियन कोड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, आप यही आंसर लिखोगे, नेपोलियन कोड, बस नेपोलियन लिख दे, आप आंसर उठा के पटक देना। मेरी बात समझ में आ गई ना? ठीक है, आगे लिखा हुआ इन मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रैशनल एंड एफिशिएंट। आपको बताना है कि जो नेपोलियन कोड था वो, अब पूछा जाता नेपोलियन कोड कब आया, मेरी बात समझ में आया, कौन लेके आया, ये सारी चीजें इस आंसर में आपको मिल जाएंगी। मेरी बात समझ में आ गई? नेपोलियन कोड से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, अब आंसर उठा के पटक देना भाई, पूरे नंबर मिल जाएंगे, मैं गारंटी बोलता हूं। कटिंग मत करना, बार बार बोल रहा हूं, कटिंग मत करना, उठा के लिख देना। ठीक है, देखिए क्या है, सिविल कोड 1804 में आया था, जिसको हम लोग नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट डिड अवे, ठीक है, विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, जन्म पे आधारित जितने भी, मतलब एक तरीके से कह सकते हो जितने भी राइट्स थे वो खत्म कर दिए। देखिए मैं पढ़ाऊंगा नहीं मेरे भाई, अगर मैं पढ़ाऊंगा ना तो टाइम इसी में लग जाएगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। ठीक है, इट एस्टैब्लिश द इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सबको बराबरी दिया गया था। ठीक है, इट सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, यानी राइट टू प्रॉपर्टी में सिक्योर किया गया। नेपोलियन जो कोड था वो सिंप्लीफाई किया था एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बेस पे। पॉइंट के बेस पे ही आपको याद करना, पॉइंट के बेस पे ही आप सारी चीजें बता रहा हूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं, समझाने बैठूंगा टाइम इसे निकल जाएगा। मेरी वीडियो है, आपको समझना है तो आप उस पर देख लीजिएगा। ठीक है, इट एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, जो हायरार्की थी ना, मतलब राजा राजा के नीचे उसके सिपाही सिपाही के नीचे, तो वो चीज फ्यूडल कहलाती थी। फ्यूड का मतलब लैंड भी होता है, पार्ट ऑफ लैंड। ठीक है, एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम द सर्फडम, सर्फडम भी मैंने समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, मेमोरियल ड्यूज, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन अ टाउन टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हो वहां पे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इंप्रूव किया गया था। पीजेंट, आर्टिसंस, वर्कर, न्यू बिजनेसमैन एंजॉय द न्यू फॉर्म फ्रीडम। ठीक है, बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोसीजर, ठीक है, बिगिन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर एंड कॉमन नेशनल करेंसी फैसिलिटेटेड द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। मैं एक बार नहीं बार बार एक चीज कह रहा हूं मेरे भाई, नेपोलियन और मतलब नेशनलिज्म यूरोप से, नेपोलियन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है इसी को लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ध्यान से देख लो, घूर घूर के देख लो, वीडियो को पॉज करके आराम से नोटिस कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, हाउ वाज द लिबरलिज्म। देखिए लिबरल का मतलब होता है फ्री, ठीक, अलाइड, अलाइड का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, नेशनल यूनिटी, यानी नेशनल यूनिटी के साथ कैसे जुड़ेंगे यूरोप में, इन द अर्ली
डिकेड मतलब 10 साल ऑफ द 19th सेंचुरी एनालाइज। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या था, जो न्यू मिडिल क्लास के थे 19th सेंचुरी में जो लोग थे यूरोप में, लिबरलिज्म चाहते, लिबरल का मतलब होता फ्री, वो फ्रीडम चाहते थे। कहीं पे राजा था, ठीक है, कहीं पे ना तानाशाही थी, डिक्टेटरशिप थी, तो इनसे लिबरल होना चाहते थे, ठीक है, फॉर द इंडिविजुअल। It also stood for the equality of all before the law. Politically, it emphasized the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of, ठीक है, autocracy and clerical privileges, constitutional representative government through parliament, ठीक है। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of market and abolition of state-imposed restriction, the movement of good and capital, formation of zollverein। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज zollverein, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ कमेंट क्या है zollverein। मैंने बहुत बार बताया, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, पेपर में जो आने वाले हैं बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। टू प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने वाला। तो ऑटोक्रेसी एक वर्ड आता है मेरे भाई, ऑटोक्रेसी या ऑटोक्रेट। पहला मैंने नेपोलियन से रिलेटेड बताया, दूसरा ऑटोक्रेट से बताया। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, ऑटोक्रेट से रिलेटेड यही आंसर लिख देना। जहां पे तुम्हें एक शब्द दिख जाए, क्या, ऑटोक्रेट, ठीक है, एक शब्द यहां पे आया था मेरे भाई, ठीक है, अब देख लेना ध्यान से, ऑटोक्रेट शब्द जहां दिख जाए वही तुम्हारा मेन पॉइंट है, ठीक है। कहीं पे देखना एवोल्यूशन आएगा या ऑटोक्रेट, कहीं पे वर्ड दिखेगा, मुझे नहीं दिख रहा, मैंने अभी आपको रीड करके समझाया है, ठीक है, वो मेन पॉइंट है, ये रहा मेरे भाई, ऑटोक्रेसी। जो पैसे वाले लोग होते हैं, बहुत मतलब ऊंचे पद पे जो लोग होते हैं, उन्हें ऑटोक्रेट्स कहा जाता है। उनको खत्म करने के लिए क्या प्रावधान थे उसके बारे में बात की गई, ठीक है। आपको दूसरा भी समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालाइज द रोल ऑफ ज्यूसेफ मेज़नी, ठीक है, ज्यूसेफ मेज़नी। एक चीज और, दो क्वेश्चन और बता दे रहा हूं मैं, गांठ बांध लो कि 100% इनमें से कोई ना कोई फंसेगा। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, मैंने बहुत अच्छे से शॉर्टकट में रिकैप कराया है, हिस्ट्री का लेक्चर पढ़ा हुआ, आप देख लो, बहुत फास्ट 2K की स्पीड में देखिए यार, पूरी पूरी हिस्ट्री डिवाइस करा दिया हो, क्या जान लोगे क्या मेरी। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। तो यहाँ पे जोसेफ मेज़नी जो थे, उन्होंने इटली के इस पे क्या योगदान दिया था, तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप बनाया था। आपको ध्यान रखना है, यंग इटली और यंग यूरोप बनाया था, ये एकदम बेसिक है। इसके अलावा, ठीक, अंदर का कंटेंट मेरे भाई तुम खुद से पढ़ोगे, ठीक है। आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन आपको दिया था, ठीक है। ऑपोजिशन टू मोनार्की, ठीक है, यानी जो राजशाही थी, राजसत्ता थी, उसको खत्म करना चाहता। आपको याद होगा पिडमोंट सार्डिनिया, याद आ रहा है, 7 स्टेट थे, एक इंडिपेंडेंट था, मैंने बहुत अच्छे से कहानी सुनाई है, आप उसको एनालिसिस करो, समझ में आ जाएगा। और 1848 का रेवोल्यूशन का जो दौर था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान कैसे रखना मेरे भाई, फाउंडेड यंग इटली एंड फाउंडेड यंग यूरोप, ठीक है। आइडियोलॉजी यानी विचारधारा चेंज हो रही थी, मोनार्की का विरोध कर रहे थे, और 1818 में रेवोल्यूशन आ गया। इसके अंदर का कंटेंट आपको लिखना है, 5 नंबर का है, पॉइंट बना के लिखोगे, कटिंग बिल्कुल मत करिएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। गलत लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, पेंसिल से हल्का सा कट मार देना। यकीन मानो यार, एग्जाम में बहुत कम ही पड़ता है, बस आपने अच्छा लिखा हो, गोदा पढ़े हो, गोचा पांची किए पढ़े हो, साला काट देगा टीचर। एग्जामिनर का हाल ही यही है, मैं बार बार एक बच्चों को समझाता हूँ, कट मत करना मेरे भाई, एकदम सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखना, एकदम एफिशिएंसी के साथ लिखना, मजा आ जाएगा भाई। मेरी बात समझ लो, तो ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आप पॉज करके वीडियो आराम से रीड कर लो, कहीं पे आपको डाउट हुए तो मुझे बता देना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 1830s, ठीक है, 1830s में वर कंसीडर्ड द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेट डिफिकल्टीज इन यूरोप। 1830 में बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, क्या, सबसे पहले जुलाई, एक चीज ध्यान रखना, पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ, नेशनल अपराइजिंग हुआ, ये अफसर भी कहते हैं, सोशल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, लिबरल हो गया, ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल रिपरकशन हो गया। ये 5 पॉइंट ध्यान रखना मेरे भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा। और ये सारे क्वेश्चन भी प्रीवियस 5 ईयर के अंतर्गत या 10 ईयर के अंतर्गत मैंने उठाए हैं। मैंने देखा कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट किया गया है, उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पटक दिया इन्होंने। मेरी बात समझ में आ गई, मैंने एनालिसिस करने के बाद ही क्वेश्चन डलवाए, ऐसा नहीं हवा में उठा के लिख दिया। जो 5 से 10 साल में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं घुमा घुमा के, वही क्वेश्चन है, तो उन्हीं को मैंने लिख दिया, ठीक है। जुलाई रेवोल्यूशन आप कंटेंट अंदर से पढ़ लीजिएगा। नेशनलिस्ट अपरेज एंड सपरेशन आ गया, जिसमें बिगिनिंग ब्रेकिंग थ्रू द, ठीक है, नीदरलैंड, ये आप खुद से पढ़ोगे, डिटेल एनालिसिस करूंगा, बहुत लंबी वीडियो जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे। सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्रिंगिंग द अनएम्प्लॉयमेंट आर्टिशन ड्यू टू द मशीन प्रोडक्शन, लिबरल डिमांड वर्सेस ओल्ड ऑर्डर, मिडिल क्लास जो थे वो डिमांड कर रहे थे सिविल लिबर्टीज की, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड इन ऑफ द फ्यूडल प्रिविलेजेस। इंटरनेशनल रिपरकशन आएगा, जिसमें
मेटरलिस्ट जो थे कंजर्वेटिव डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे, ट्राइंग टू कर्ब रिवोल्यूशन, इंटरवेंशन, थ्रेट। भाई मेरी जितनी अच्छी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करोगे ना, यकीन मानो उतना तगड़ा रिजल्ट बनेगा। जितनी खराब वोकैबुलरी होगी उतना ज्यादा अच्छा वर्ड लिख दिए, इंप्रेस हो गया टीचर, कहा भाई क्या लिखा है तुमने, क्या लिखा है, मजा आ गया। मेरी बात समझ में, कंटेंट का एनालिसिस करना है, जितना अच्छा कंटेंट उतना अच्छा रिजल्ट। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। कल्चरल, ठीक है, कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन इन द 19th सेंचुरी यूरोप। इवैल्यूएट द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रोमांटिज्म। मैंने बार बार बताया, रोमांटिज्म का मतलब रोमांस वाला रोमांटिज्म नहीं मेरे भाई, आइडिया, विचारधारा, न्यू सॉन्ग्स, न्यू हाइम्स, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे वर्ड आया था रोमांटिज्म, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए यही आंसर पटक देना। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए, मैंने 5 से 6 क्वेश्चन जो निकाले इसी से भाई, यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, आर्ट एंड पोएट्री, ये देखो आ गया, ठीक है, स्टोरीज, म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस द शेप ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। रोमांटिज्म वाज अ कल्चरल मूवमेंट दैट ब्रॉट द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। रोमांटिक आर्टिस्ट, ठीक है, एंड पोएट क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन, साइंस एंड इंस्टेड फोकस ऑन द इमोशन एंड इंस्टीट्यूशन। आर्टिस्ट in the 18th and 19th century found a way out by personifications of nation were then, ठीक है, portrayed as a female figure। मतलब जो फीमेल फिगर था उसको बेस, आपको याद होगा फ्रेडरिक सल्यू, जो उन्होंने एक फीमेल मसालियो लेडीज खड़ी हुई थी, याद होगा आपको, ठीक है, एक लंबी कतार में लोग खड़े हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। इन फ्रांस ही वाज द नेम एज द मेरियाना, ठीक है, एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्रमोट किया, कलेक्शन ऑफ लोकल फॉर, ठीक है, मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस। आफ्टर द रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट टू स्कूल एंड रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड। मेनी मेंबर्स of the clergy Poland began to the language of weapon of national resistance. German philosopher claimed that true German culture was to be discovered among the common people. It's the most important question. मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी आ जाए नेशनलिज्म यूरोप से, भाई क्वेश्चन मत छोड़ियो, उससे रिलेटेड आप कंटेंट लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे, भरोसा रखो मेरे भाई, छोड़ना नहीं है। कई बच्चे छोड़ लेते हैं, घड़ी लेके जाइए, आप बार बार टाइम देखते रहिए। एक क्वेश्चन, हाँ 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पूरा 1 पेज भर के लिखिए, आप कटिंग मत करिएगा, कोशिश करिएगा 1 पॉइंट, ये नहीं 4 पेज भर दिए, टीचर झन्ना जाता, कहता यार फर्जी के बेवकूफ बना रहे हो। मेरी बात समझ, 1 पेज में पूरा आंसर लिखिए एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। हाँ 1.5 पेज में हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम बढ़िया से लिखिएगा। मैक्सिमम आप करिएगा 1 पेज इधर 1 पेज इधर, इससे ज्यादा ना हो, इससे ज्यादा इररिलेवेंट माना जाता है। इतना ज्यादा मटेरियल नहीं है 10th क्लास में, मेरी बात समझ में आ गई। तो मैक्सिमम 1 and 2 पेज, ये नहीं 3 पेज भर रहे हो, 4 पेज भर लो, टीचर गुस्सा आ जाएगा, काट देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम इतना कंटेंट लिखोगे, ठीक है। मोस्ट सीरियस सोर्सेज ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर द 1871 वाज द एरिया, ठीक है, कॉल्ड द बाल्कन्स। इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इवैल्यूएट द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट of Slavic movement, ठीक है। तो understood the historical context of Balkan in the late 19th century and particularly after the unification of Germany 1871. Research the Slavic movement, focusing on its goal of uniting the Slavic people and the promoting their national identities. Analyze the impact of Austro-Hungarian and Ottoman Empire on the Balkan and how their control affected the Slavic nationalism. मेरे भाई बार बार बाल्कन आ रहा है, मैं बता देता हूँ, अफ्रीका और यूरोप के बीच की जो कंट्रीज हैं, ये बाल्कन कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें 10 देश आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार आया है बोर्ड एग्जाम में ड्यूरिंग 10 ईयर्स। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 10 साल में 3 बार आया है, ठीक। तो यानी क्वेश्चन का वेटेज है। ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू के ही हैं और सारे क्वेश्चन मैंने देखा है कि कौन सा क्वेश्चन घुमा के बार बार लाया जा रहा है, तो उन्हीं को मैंने उठा पटक दिया, ठीक है। एग्जामिन द स्पेसिफिक इवेंट कॉन्फ्लिक्ट द बाल्कन दैट इलस्ट्रेट द टेंशन अराइजिंग फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट सच एज द सर्बियन डिजायर फॉर द इंडिपेंडेंस। Conclude by the evaluating how these factors collectively support or contradict the statement about the Balkan being a serious source of nationalist tension in Europe. मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन स्प्रेड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एक्सप्लेन द सुटेबल आर्गुमेंट। मेरे भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं जितना प्रीवियस मैंने अभी क्वेश्चन बताया था। बार बार मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चंस की खाली आप की पॉइंट देख लो, बहुत कम संभावना है, सिर्फ एक बार आया था, लेकिन इसमें जो वर्ड्स थे वो मुझे इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने इसको डाल दिया। सबसे पहले लिबर्टी इक्वलिटी आया था, 9th में पढ़ा था। नेशनल आइडेंटिटी का एक वर्ड आया था, रेवोल्यूशनरी वॉर्स हुए थे, सिंबलाइजेशन एंड प्रोपेगेंडा था, इन्फ्लुएंस ऑफ अदर रेवोल्यूशंस थे। तो इनको एक बार खाली आप रीड कर लीजिएगा, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार कह रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, बार बार बोल रहा हूं, हर क्वेश्चंस पे बार बार आप आराम से लिखिए, कटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। कटिंग करना मतलब 1-2 नंबर फर्जी का गवाना। आप पूरी कॉपी भरिए, 5 नंबर पे कितना लिखना, और जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप पहले अटेम्प्ट करिए। ये नहीं कि हाँ ऐसे करिए कि सेक्शन ए पहले कर रहे हैं, सेक्शन बी कर रहे हैं, सेक्शन सी कर रहे हैं, अब कहीं कुछ भी करने लगे तो नंबर टीचर झन्ना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा क्लियर हो गया होगा, आगे बात करते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रीक freedom struggle arose the nationalist sentiment in Europe, explain with the suitable arguments, ठीक है। तो सबसे पहले नेशनल आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया गया था, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा रोमांटिक नेशनलिज्म का इस्तेमाल किया था। इंटरनेशनल सपोर्ट एंड अवेयरनेस के बारे में बात की गई थी। चैलेंजेस टू एम्पायर और स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट आइडिया। मैं खाली की पॉइंट पढ़ रहा हूं, अगर आपने ये पॉइंट लिख दिया ना मेरे भाई, अंदर तुम राम कथा भी लिखोगे ना, टीचर जल्दी पढ़ेगा नहीं। इन पॉइंट को हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। एक डार्क ब्लू लीजिएगा, एक लाइट ब्लू लीजिएगा। डार्क ब्लू से आप हेडिंग डाल लीजिए, लाइट ब्लू से आप कंटेंट लिख लीजिए, टीचर इंप्रेस हो जाएगा। बस कटिंग मत करिए। मेरी बात शुरू की आपने 3-4 पेज बहुत अच्छे से लिखे, बस टीचर नंबर देना शुरू कर देगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर अच्छे नंबर लाना है तो अंदर का कंटेंट बुक से रिलेटेड ही लिखना है, ये नहीं कि गाना लिखना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। डिस्क्राइब द स्टेप टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन की रेवोल्यूशनरी टू क्रिएट ए सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, ये भी वही है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कंटेंट इंपॉर्टेंट है। आइडियोलॉजिकली शिफ्ट है, सिंबल एंड रिचुअल्स है, स्ट्रगल चैलेंजेस है, स्ट्रगल चेंजेस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी थी, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी थी, नेशनल डिफेंस थे। इनके बस की पॉइंट आपको ध्यान रखने, अंदर का कंटेंट पढ़ लीजिए। मैं जब बोलूं बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसमें पूरी ताकत जोड़ दीजिए, जब मैं बोला हूं ठीक है तो आप खाली एक बार रीड कर लो, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन द बाल्कन्स। बाल्कन में बार बार बोल रहा हूं, यूरोप, नीचे क्या है अफ्रीका, इनके बीच की जो कंट्री है इनको बाल्कन्स कहा जाता है, ठीक है। तो डिक्लाइन ऑफ ऑटोमन एम्पायर है, ठीक है, वीकनिंग ऑफ ऑटोमन एंड लेड टू द पावर स्ट्रगल अमंग द वेरियस एथनिक ग्रुप। एथनिक का मतलब होता है डिफरेंट कास्ट के लोग। इसके बाद राइज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म है, डिफरेंट कम्युनिटीज इन द बाल्कन डेवलप्ड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड डिमांडेड इंडिपेंडेंस। इसके अलावा यूरोपियन इंटरफेरेंस, यानी जो दूसरे कंट्री थी वो कैसे इंटरफेयर कर रही थी। तो राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर सच एज रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन फर्दर फ्यूडल टेंशन। तो ये आपको ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, 3 बार आया ये भी पेपर में, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट कम इन द वे। देख मेरे भाई, मैं बार-बार सबसे ज्यादा नेशनलिज्म यूरोप के क्वेश्चंस इसलिए लेके आ रहा हूँ, सबसे ज्यादा हर साल जो चेंज आया है पेपर में वो इसी चैप्टर से आया है। बाकी सारे चैप्टर लोग आसानी से कर ले जाते हैं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस फंसता है बच्चों का वो इसी चैप्टर से फंसता है। मोस्टली मैंने 15 से 16 क्वेश्चंस डाल रखे हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप रीड कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन सोवर्जिनिटी का मतलब होता है कोई बाहरी देश हम पर मतलब हमला नहीं कर सकता, बाहरी बंदे हमारे देश में हमला तो कर ही सकता है, इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंड ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, मैंने बताया था ना, एब्सोल्यूटिज्म मतलब मोनार्की, राजशाही को खत्म किया गया, ट्रांसफर ऑफ पावर को ट्रांसफर किया। जहां अगर डिक्टेटरशिप है तो डेमोक्रेसी में आए, और अगर मोनार्की है तो डेमोक्रेसी, तो पावर का ट्रांसफर हुआ था और राजशाही को खत्म कर दिया गया। डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, यानी कि हर पुरुष को एक अधिकार दिया गया। कलेक्टिविटी आइडेंटिटी इनकी बनाई गई, न्यू इंस्टीट्यूशंस की रचना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक फिक्की वर्ड आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ही हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब ड्यूरिंग द 19th century, ठीक है, इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। देखो, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स थे,
ट्रेड बैरियर्स का मतलब जब विदेशों से सामान आप खरीद रहे हो तो उसमें जो रुकावट आती है उसको बैरियर कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये आपको ध्यान रखना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जोलबराइन, ठीक है, मैंने बताया था जोलबराइन क्या है, कस्टम यूनियन फॉर्म्स है। कस्टम यूनियन का मतलब है टैक्स एक तरीके से। एट पर्शिया इनिशिएटिव एबॉलिश द टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस ओवर 30 करेंसीज, ठीक है, ठीक है, करेंसी और टू क्रिएटिंग ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। तो ये आपको ध्यान रखना, जोलबराइन इक्वल टैक्स की बात की गई थी। फ्रीडम ऑफ मार्केट, ठीक है, आसानी से आप गुड्स वगैरह बेच सकते थे। मूवमेंट्स ऑफ गुड एंड कैपिटल, इकोनॉमिक नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप की पॉइंट याद रखिएगा। अंदर का कंटेंट जो है वो आप रीड कर लीजिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। समझ में आई होगी मेरी बात? ठीक है, अब आगे आते हैं। हाउ डिड द टेंशन इन बाल्कन, ठीक है, 1871 बिकम द मेजर कॉजेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ था। इसके भी आपको सिर्फ की पॉइंट याद रखने। ये क्वेश्चन सिर्फ एक बार आया था, लेकिन मुझे लगा कि क्वेश्चन डिफेंड कर सकता है तो मैंने डाल दिया था, ठीक है। तो बस इसके की पॉइंट याद रखिएगा। डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, इंटेंस नेशनलिज्म, ठीक है, सेलेबिज्म एंड रशियन इंटरफेरेंस, ऑस्ट्रिया हंगरियन एक्सप्रेशनिज्म और सीरीज ऑफ बाल्कन वॉर एंड अलायंस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। बस की पॉइंट याद रखना मेरे भाई। अगर मैं बोलूं डिटेल में पढ़ो तो ही डिटेल में पढ़ना, अगर मैं बोलूं सिर्फ की पॉइंट ध्यान रखो, सिर्फ की पॉइंट ध्यान रखना, बाकी छोड़ मेरे भाई। आपको पेपर देना है और सिर्फ इतना ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं कुकी की स्पीड में देखना, लेकिन एक बार क्वेश्चन सारी सरसरी नजर से सारे देख लेना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जिनमें मैं बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुरू के 5 क्वेश्चन धमाकेदार हैं। 5 क्वेश्चन जान है आपकी उस चैप्टर की। बाकी एनालिसिस है, जिसको 80 में 80 लाना है वो डिटेल में देख लेगा। बाकी तो आप स्क्रॉल करते चले जाओ, मैं मुंह पे बोल रहा हूं मेरे भाई। जो इंपॉर्टेंट है बस वही देखो, अदरवाइज लीव इट, ठीक है। तो ये ध्यान रख। एक्सप्लेन द प्रोग्राम, ठीक है, फॉर यूनिफाइड इटली रिपब्लिकन, ठीक है। मैं वही क्वेश्चन फिर आ गया। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। बस ध्यान रखना, जहां पे यूनिफिकेशन ऑफ इटली जर्मनी है लिख दे आंसर भाई मेरे, उठा के। की पॉइंट है, आप वीडियो मेरी वाली देख लेना, समझ में आ जाएगा, उठा के लिख देना, ठीक है। और छोड़ना नहीं, बार बार बोलना हो, ठीक है। यंग इटली बनाया गया था, ठीक है। ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी अमंग, हाँ एक और बात ध्यान रखना है, आपको सारे पॉइंट में लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? पॉइंट में आंसर लिखोगे। जैसे फॉर्मेशन ऑफ यंग इटली, यूनिटरी रिपब्लिक, ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आप देख रहे होगे, कल्चरल नेशनलिज्म, ठीक है, इंटरनेशनलिज्म, ठीक, और रेवोल्यूशनरी, ठीक है। तो ये वो लिखा वही पॉइंट है, आप रीड कर लीजिए। कोई पॉइंट में आपको दिक्कत फंसे तो आप मेरे को बताओ, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, पुराना ही क्वेश्चन है जो आपके सामने आया था। ये देखिए फिर से इटालियन यूनिफिकेशन आ गया, ये तो पिछले साल आया है, ठीक है, पिछले साल। तो मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे आपको लगता है कि हाँ सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार मैंने बोला शुरू के 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। वीडियो को स्लाइड करते हुए आगे बढ़ते रहो, ठीक है। ये आप देख लो ध्यान से, मैं बार बार बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको मैंने लिख दिया है, मैंने लेक्चर में भी समझाया, आप घूर घूर के देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं डाउट है तो मैं बता देता हूं, ठीक है। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, ये देखिए पहला पॉइंट, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी। लीडरशिप ऑफ सार्डिया पिडमोंट, आपको याद होगा 7 थे, इसमें से यही था जो कि जिसके चीफ मिनिस्टर काउंट कैगुर बनाए थे। रोल ऑफ गैरिबाल्डी, जिनका एक पूरा ग्रुप बना था रेड शर्ट का। फाइनल यूनिफिकेशंस देखने को मिले थे। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको बोले थे, 15 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने खत्म कर दिए हैं, ठीक है। नेशनलिज्म इन यूरोप के, मेरी बात समझ। अब हम बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया की। देख मेरे भाई, जैसे यूरोप वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, यूरोप में आपको मैंने पूरे बताया। 5 क्वेश्चन शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट है, डंके की चोट में बता रहा हूं, उनमें से फंस सकता है। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, 18th सेंचुरी में क्या चेंजेस आए। मेरी बात समझ में आ गई? 18 से 19 सेंचुरी के बीच में, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई 15 क्वेश्चन है, स्लाइड करके देख लो। यही पेपर में फंसना है तो तुमको रामबाण लास्ट बता ही दिया मैंने, ठीक है। और 15 में भी मैंने एग्रीमेंट कर दिया, जिसको चांसेस लग रहे हैं शुरू के 5 पढ़ लो और फिर उसके बाद ये 2 चीज पढ़ लेना, बाकी स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाओ। नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में हल्का सा हिंट दे दूं मेरे भाई। भारत में नेशनलिज्म वर्ड गांधी जी के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। क्यों इस्तेमाल किया गया था वो डिटेल में, वैसे तो इसकी शुरुआत बहुत हो गई थी 1857 डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि सिर्फ आपको पेपर देना है। 1915 में गांधी जी भारत में आते हैं, 9 जनवरी 1915 में। एमसीक्यू में आ सकता है। साउथ अफ्रीका से आते हैं, वहां पे उन्होंने मूवमेंट किया था। भारत में आते ही उन्होंने 3 बैक टू बैक मूवमेंट्स किए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। मूवमेंट कौन था? चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। मेरी बात समझ में आ गई? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद
खिलाफत आंदोलन जो कि 1917 में दो अली ब्रदर थे जो कि 19 और 20 के बीच में गांधी जी के साथ मिल जाते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है खिलाफत मूवमेंट मिलता है, एक नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है जिसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। 1920 में शुरुआत होती है, 1922 में ये वापस ले लेते हैं। चोरी चोरा का कांड होता है 1922 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग की घटना भी 1919 में हुई थी, एमसीक्यू में पूछा जाएगा मेरे भाई। मेरी बात समझ में आ गई? 1919 जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट, 2 साल बिना जेल बिना दलील के, बिना अपील, ठीक है, नो वकील नो दलील नो अपील। मेरी बात समझ में आ गई? हिंदी में ही लिखना है, मतलब वर्ड इंग्लिश का रहेगा लेकिन कंटेंट हिंदी में। मेरी बात समझ में आ गई? इसके अलावा रॉलेट एक्ट पे बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में मारे गए थे, ठीक है, जो उसके विरोध में थे। 1927 में साइमन कमीशन आता है, 1928 में भारत पहुंचता है, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। साइमन गो बैक, उसमें लाला लाजपत राय की जान चली जाती है 1928 में। फिर पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है 1930 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एमसीक्यू में आया 1930s में। फिर भारत में क्या हुआ है, एक मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है, दांडी मार्च। दांडी मार्च जो होता है वो 12 मार्च 1930 को शुरू होता है, और 12 मार्च 1930 को जब शुरू होता है तो वो पहुंचता है 6 अप्रैल 1930 को। उसी समय नमक आंदोलन जो है, नमक उबाला जाता है और सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। और इसी बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन होती है, 3 राउंड टेबल, ये आपको ध्यान रखना, 3 राउंड टेबल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 राउंड टेबल। गांधी जी सिर्फ सेकंड राउंड टेबल पे गए थे, और इसी बीच में पूना पैक्ट साइन होता है। मेरी बात समझ में आ गई? सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट शुरुआत हुआ था, 1932 में वापस ले लिया गया, फिर से अब वापस वहां पे डिससेटिस्फाई होकर आगे शुरू कर देते। 1934 आते आते बंद हो गया। उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है, और उस समय बहुत सारे लोगों के मन में एक जो रोमांटिज्म वर्ड बताया था ना, वहां यहाँ पे जैसे ना राष्ट्रगीतों की रचना की गई, बहुत सारे फीमेल फिगर्स बनाए गए, भारत माता की तस्वीर बनाई गई। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने एक शॉर्टकट में रिकैप कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की डिटेल एनालिसिस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंटी कॉनिकल। एंटी कॉनिकल में मेरे बताइए, भारत में क्या है, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे और इनके खिलाफ ये है कॉलोनी बनाए थे इंडिया को, तो इसी बोला इनके विरोध में एंटी कॉनिकल मूवमेंट इन द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले क्रिएशन ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर्ड आइडेंटिटी नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, शेयर्ड आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड डिसेंट, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें, क्रिएशन ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ कॉनिकल एक्सप्लॉयटेशन, भारत में बहुत अधिक मात्रा में टैक्स लगा दिए गए थे, जबरन है ना उनको भर्ती किया गया था, इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा था, ठीक है। यूनाइटेड इंडियंस अक्रॉस द डिफरेंट classes creating a common enemy and shared a goal of liberalism, mass mobilization, बहुत अधिक मात्रा में मोबिलाइजेशन देखने को मिला था। तो मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी सच एज नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसऑर्डर्स एंड क्विट इंडिया मूवमेंट देखने को मिले थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, पीजेंट, वर्कर, वुमेन एंड स्टूडेंट इनटू द पॉलिटिकल, ठीक है, एरिना, मेकिंग द मूवमेंट एज ए नेशनल इंडिविजुअल, ये ध्यान रखना है। राइज ऑफ स्वराज एंड नेशनलिज्म, मैंने स्वराज के बारे में बात की गई थी, ठीक है, माइंड शार्प है आपका, थैंक यू, ठीक है। तो राइज ऑफ स्वराज एंड नेशनलिज्म, ठीक है, द स्ट्रगल इन्वॉल्व द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी 1930 में, मैंने बताया था पहली बार भारत में पूर्ण स्वराज पूछा जाता है कि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की कब की गई थी, तो 1930 का दौर है, 26 जनवरी 1930 का दौर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर बताइए कहीं डाउट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द गांधी जी से द सत्याग्रह इज अ प्योर सोल ऑफ फोर्स, ठीक है, एक्सप्लेन द गिविंग two argument. Gandhi describes the satyagraha as a pure soul of force because it is rooted the principles of truth and non-violence, ठीक है। यहाँ पे truth and non-violence को प्रमोट किया गया था। Here the two argument to support their view, इन्होंने 2 महत्वपूर्ण पॉइंट दिए थे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। मोरल अथॉरिटी बताया था, इनर स्ट्रेंथ बताया था। सत्याग्रह बताते हैं कि ये बिलीव करता है, किसी इंडिविजुअल को रेसिस्ट करता है गलत काम करने से, ठीक है, और साथ ही साथ लोगों को एक ऐसी ताकत देता है जिससे वो लोगों के बीच में अपने भरोसे को जगा सके। मेरी बात समझ में आ गई? और मानवता के बारे में बताने की इन्होंने अपील की थी, तो ये मेन पॉइंट था, ठीक है। इसके अलावा इनर स्ट्रेंथ को जगाता है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अंदर की जो आत्मा है, ठीक है, उसको बताता है कि आप गलत नहीं कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति किसी का भाई है, किसी का बंधु है, ठीक है, तो उसको बेस बनाते हुए उन्होंने इसकी बात की। और इनर स्ट्रेंथ अलाउ द इंडिविजुअल टू एंड्योर द सफरिंग एंड सैक्रिफाइस विदाउट द हेट्रेड एंड देयरबाय डेमोंस्ट्रेटिंग द power of love and truth in overcoming the injustice. Most important question,
3 बार पेपर में आया है। मैं 3 बार क्यों कह रहा हूँ मेरे भाई, 3 बार आया है। आप उठा के पेपर देखना एग्जाम के बाद, अभी नहीं। भरोसा रखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, गांधी जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए छोड़िएगा नहीं। शॉर्टकट रिकैप मैंने दिया है, 2 बार 3 बार सुन लेना, वीडियो भी पढ़िए, 2 की स्पीड पे देख लीजिए, मजा आ जाएगा। बाई बोर्ड सच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया है, ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रिटेटेड द मैसेज, ठीक है, ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यों हुआ या कैसे आया। उस समय गांधी जी, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को, तो गांधी जी ने कहा यही एक ऐसा समय है, यही एक ऐसा समय है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों क्या हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, रिक्लेम किया गया फॉरेस्ट राइट को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा मिलिटेंट मूवमेंट्स आए थे, रोल ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेसिस्टमेंट ऑफ कॉनिकल एक्सप्लॉयटेशन। ये 4 पॉइंट है, और इन 4 पॉइंट के अंदर के पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे ट्राइबल पीजेंट viewed a Swaraj as the end of conical restrictions on the entering the forest, grazing cattle, collecting the firewood। इसके अलावा मिलिटेंट मूवमेंट्स के बारे में पूछा। देख मेरे भाई, मैं बहुत बार ये सारे पॉइंट क्लियर कर चुका, अगर किसी पॉइंट में तुम्हें दिक्कत है तो तुम मेरे से पूछ सकते हो। अल्लूरी सीताराम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एनालिसिस कर लीजिए, बहुत डिटेल में बताऊंगा, चला जाएगा। अल्लूरी सीताराम का केस क्या था, गांधी जी के बहुत बड़े प्रेमी थे, बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन ये मानते थे कि प्यार से किसी चीज को नहीं जीता जा सकता, बिना वार के हम लोग युद्ध जीत ही नहीं सकते। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ये वायलेंस करने लगे, तो बाद में इनको पकड़ के फांसी दे दी गई थी। तो इनका एक अलग स्टोरी है, तो ये तुमको ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं वर्कर्स टू हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नेशन ऑफ द स्वराज, सपोर्ट द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द प्लांटेशन वर्कर इन असम। भाई इमिग्रेशन एक्ट आया था 1859 या 69 है, डेट कंफर्म कर लेना मेरे भाई, ठीक है, 59 है, ठीक है, 59 है। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी 4 बार आया। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट डिफाइन एक्ट, ठीक है। इसके अलावा गांधी राज, एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंस, 1 2 3 और 4, ये 4 पॉइंट है, और इसके अंदर का कंटेंट है जो मैं बोला हूं वही बार बार लिखा हुआ है, तो मैं इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आप देख लो, ये इनसे क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, 2K की स्पीड पे किया, कंटेंट ये लिखा हुआ, रीड कर लीजिए, कहीं आपको दिक्कत हो मेरे से बोलिए, ठीक है। अगला है, हाउ डिड reinterpretation of history become, ठीक है, a means of creation या creating a sense of nationalism by the end of 19th century in India, explain। अब देख मेरे भाई, सबसे पहले कहा गया 19वीं शताब्दी जो खत्म हो रही थी, 19th सेंचुरी की शुरुआत होती है 1801 से और खत्म होगी 1899 यानी 1900 में। तो कह रहे थे इस समय खत्म हुआ तो क्या चेंजेस देखने को मिले थे, काउंटरिंग द ब्रिटिश नैरेटिव, हाईलाइट द ग्लोरियस पास्ट, नैरेटिव ऑफ डिक्लाइन, मोबिलाइजिंग एक्शन, कल्चरल रिविटलाइजेशन, ठीक है। ये मेन की पॉइंट है जिनको मैंने हाईलाइट किया है, अंदर का कंटेंट वही लिखा हुआ है जो मैंने इससे पहले के लेक्चर में आपको बताया है। तो एक बार आप रीड कर लीजिएगा, नहीं याद हो रहा सिर्फ की पॉइंट पढ़िएगा जो आपको कहानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है। आप की पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा, उसके अंदर का कंटेंट लिख दीजिएगा। मेरी बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन शायद 1 बार आया, सॉरी मैंने 4 बार बोल दिया, ठीक है। अगला, हाउ डिड सिंबल्स एंड आइकन्स कंट्रीब्यूट टू क्रिएट, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई मैं लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनलिज्म अमंग द पीपुल इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन। तो सबसे पहले मैंने शुरू में बताया था इमेज ऑफ भारत माता, जी किसने मतलब क्रिएट की थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। इनको लेटर अभिनव टैगोर द इमेज पोर्ट्रेट इंडिया एज अ मदर गॉडेस कहा था, इवोकिंग अ सेंस ऑफ डेवलपमेंट, डिवोशन एंड मेकिंग अ नेशन फील लाइक अ लिविंग एंड रिवर्ट। इस वही का नेशनल फ्लैग की रचना की यदि जिसमें स्वदेश मूवमेंट के बारे में बताया गया था, कौन सा कलर था लिखा हुआ है। गांधी स्वराज फ्लैग की बात सबसे पहले 1921 में इन्होंने किया था। सिंबल ऑफ डिफेंस के बारे में बात की थी, चरखा इन्होंने यूज किया था। कल्चरल, ये क्वेश्चन का आंसर पढ़ लीजिए, कहीं पॉइंट में दिक्कत हो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही कहा था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आते हैं, व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन। मैंने बोला था यार, वो नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के पुजारी थे, चोरी चोरा की घटना हुई जिसकी वजह से उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। इस बात से कई सारे लोग नाराज हो गए, कांग्रेस पार्टी से कुछ लोग अलग हो गए और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी, जिसमें CR दास
और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, तो सबसे पहले चोरी चोरा का केस मैंने आपको बताया था जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। इसके अलावा क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ टर्निंग वायलेंट एल्सवेयर, ये भी मैंने आपको समझा दिया। नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन की जरूरत थी। तो ये पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जहां डाउट हो आप मेरे को बोल देना। ठीक, अगला क्वेश्चन, एनालाइज द रोल ऑफ वुमेन इन द सिविल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले सबसे ज्यादा पहली बार महिलाओं को, ये महिलाओं को पक्ष में नहीं थे कि ये इनके साथ आंदोलन में पार्टिसिपेट करें, लेकिन यहाँ पे मास पार्टिसिपेशन दिया था। आपको याद होगा जब दांडी मार्च हुआ था 78 फॉलोअर्स इनके साथ थे, 240 मील की यात्रा थी, प्रतिदिन ये 10 माइल यात्रा करते थे, 24 दिन तक ये यात्रा चली थी। ठीक है, डेट थी 12 मार्च और पूरी हुई थी 6 अप्रैल को। ठीक है, 24 दिन यात्रा चली थी, ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाएं इनको बहुत ज्यादा पैक्टिंग एंड बायकॉट, विदेशी चीजों का बायकॉट किया गया था। एक्टिव लीडरशिप देखने को मिली थी। ठीक है, और इनकी पत्नी भी इनके साथ हमेशा रहती थी। सोशल बैकग्राउंड्स के बारे में उन्होंने लोगों के चेक किया। विलिंगनेस टू कोर्ट अरेस्ट, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पॉइंट मेरे भाई ध्यान रखना, इनको हाईलाइट करके लिखोगे, टीचर इंप्रेस हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूं, जितना अच्छा कंटेंट नीट एंड क्लीन लिखोगे टीचर इंप्रेस हो जाएगा। कंटेंट को पॉज करके आराम से रीड कर लीजिए, कहीं आपको दिक्कत हो रही तो मुझे बताइए। ठीक है, अगला, मेंशन एनी टू इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। यहाँ पे क्या हुआ था, मैसिव इंक्रीज। भाई जब भी कोई युद्ध होता है तो रिसोर्स खर्च होते हैं। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दौर था 1914 से 1918 के बीच में, तो भारत में ब्रिटिशर्स का रूल था। जो ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटेन में यानी पूरे यूरोप में लड़ रहे थे और भारतीय सोल्जर्स यानी फोर्स रिक्रूटमेंट किया था, पहला पॉइंट। दूसरा, जब युद्ध करेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, तो भारत में क्या हुआ, हैवी टैक्सेस लगा दिए थे। और ये जो टैक्स लगा दिए थे, जो जनता, उस समय महंगाई बढ़ी हुई थी तो जनता और गुस्सा हुआ, और उसी समय क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आई हुई थी। मेरी बात समझ में आ गई, एक इन्फ्लुएंजा भी आया हुआ था। तो ये पॉइंट्स मेन थे। ये देखिए, हाईलाइट है, इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज देखने को मिला था, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखने को मिला था, और फोर्स रिक्रूटमेंट किए थे। मैंने की पॉइंट्स आपको बता दिए, रीड कर लीजिए। कहीं कोई आपको डाउट है तुरंत मेरे से डिस्कस करिए। रीड करना आपका काम है, कंटेंट क्लियर करना मेरा काम है। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। मैंने बार बार बोला था 3 राउंड टेबल हुई थी। पहली में गांधी जी नहीं गए थे, दूसरे में इरविन को बुलाया जाता है, गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। सेकंड राउंड टेबल 1931 का केस है, आपको याद रखना है। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं लेकिन मोटा मोटा याद आ रहा है, 5 मार्च 1931 का टाइम था। ठीक है, तो इस बीच में गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ, गांधी और इरविन के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, उसी को हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। कुछ मांग गांधी जी ने रखी, कुछ मांग इरविन ने रखी। इरविन ने सबसे पहला प्रस्ताव यही रखा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपने स्टार्ट किया है इसको आप विड्रॉ कर लो। फाइनली ये विड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड राउंड टेबल है, इसमें वो गांधी जी जाते हैं, कहाँ पे, ब्रिटेन में डिस्कशन होता है, लेकिन गांधी जी संतुष्ट नहीं हो पाते, वो वापस आते हैं, फिर से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पूछा जाता है क्या उन्होंने फिगर रखे, तो सबसे पहला पॉइंट है लेजिटिमेशन ऑफ कांग्रेस। रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा, मैंने अभी बोला। सस्पेंशन ऑफ मूवमेंट, अभी बोला है, जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था उसको रोकना। कंसेशन ऑफ वॉन, ठीक है। इंटरनल डिवीजन एंड क्रिटिसिज्म एंड टेम्परेरी रेस्पाइट, ठीक है। सारे पॉइंट को रीड करिए, कहीं पे आपको कोई डाउट लगता है पूछ लीजिए। 1 2 3 4 5 पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपने लेक्चर देखा होगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। अगला, एनालाइज द अल्लूरी सीताराम राजू। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे, प्रेमी थे, लेकिन ये वायलेंस कर रहे थे और गांधी जी नॉन वायलेंस थे, इसलिए इनकी फांसी दे दी गई थी, ठीक है। ये बहुत फेमस व्यक्ति थे, इनका एक बहुत बड़ा काफिला था, बहुत ज्यादा लोग इनके समर्थक थे, ठीक है। लीडरशिप ऑफ रंपा रिबेलियन, ठीक है, रीड कर लीजिएगा, बहुत फेमस है। एडॉप्शन ऑफ गांधीयन आइडिया, मैंने बार बोला गांधी के आइडिया से बहुत इंप्रेस थे। गुरिल्ला वॉरफेयर में इंगेज थे, यूनाइटिंग द ट्राइबल कम्युनिटीज और सेक्रीफाइस किया था, ठीक है। तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा, जहां आपको दिक्कत हो रही हो मेरे को बता दीजिएगा। बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को 2x की स्पीड में देख लीजिए, सारे क्वेश्चन को देखिएगा, बीच में पॉज करेंगे, अपना नुकसान करेंगे, भरोसा रखिए, हिस्ट्री का ज्ञाता हूँ, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, भरोसा रख के एक बार रीड स्पीड से देख लेना, लेकिन देखना जरूर, ठीक है। और बीच में छोड़ दिया अपना नुकसान करोगे, ठीक है। आके मेरे को बोल देना कमेंट में, सर मजा नहीं आया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक्सप्लेन विद द एग्जांपल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना, सबसे पहले क्या है, मास पार्टिसिपेशन एंड यूनिटी देखने को मिलती है। नॉन कोऑपरेशन मैंने बताया था क्या है, कैसे है, मैंने जो बताया वही है, बार बार। इकोनॉमिक इंपैक्ट देखने को मिला था, मास पार्टिसिपेशन
इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ठीक, एवोल्यूशन ऑफ फियर, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट चली गई, ठीक है, लेकिन मैं वीडियो को यहीं पे पॉज नहीं करूंगा, ठीक है।